हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बिहार सिविल कोड एग्जाम 2022 से रिलेटेड जीके जीएस और बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड तैयारी आप लोगों को कराई जा रही हैं और यहाँ पर केवल उन्हीं मॉडल प्रश्न पत्रों को प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया जा रहा है जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जीके जीएस से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और चैनल के पेज पर जाकर उन प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट कर ले। तो आइए बिना विलंब की आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कहता है भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, है ना। तो भारत की जो है प्रथम खनिज नीति सन 1951 ईस्वी में घोषित हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए कहता है टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य निम्न में से कौन है ना। तो टीन खनिज से युक्त जो है भारत का एकमात्र राज्य वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। अगर आप लोग भी चाहे इसे अटेम्प्ट करना तो इसके आधार पर अपना राइट आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में जो है हट्टी सोने की खाने जो है स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट का हमारा 4th नंबर का प्रश्न है। कहता है किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है ना। मैं आप लोगों को बता दूं अब्रक का उत्पादन में जो है भारत का विश्व में एकाधिकार है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है अब्रक का उत्पादन, है ना, झारखंड राज्य के, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाए, झारखंड राज्य के कोडरमा जिला, है ना, यहाँ पर जो है एक डोमचांच नामक स्थान है, ठीक है, डोमचांच, और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जो है अब्रक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन भारत में कहाँ होता है तो अगर स्टेट का नाम हो तो आप लोग यहाँ पर झारखंड चूज कर सकते हो, और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है तो वहाँ पर आप कोडरमा को चूज कर सकते हो, और अगर स्थल का नाम पूछा जाए और ऑप्शन में कुछ स्थान हो जिसमें ये वाला अगर ऑप्शन आप लोगों को डोमचांच दिखाई दे तो आप लोग इसे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है और यह देखिए कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है ना। तो राजस्थान जो है एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट का हमारा 6 नंबर का प्रश्न है और यह देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। तो पामीर को जो है विश्व की छत कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है और यह कहता है रांची का तट पठार निम्नलिखित में से क्या है ना। रांची का तट पठार से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। एक उत्थित पेनी प्लेन, ठीक है, एक उत्थित पेनी प्लेन जो है रांची का तट पठार का प्रकार है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का है और यह कहता है बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पादन नहीं उत्खनन किया जाता है, ठीक है। तो बोलीविया के पठार पर, है ना, बोलीविया के पठार पर बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वाधिक जो है उत्खनन टीन का किया जाता है बोलीविया के पठार पर, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर 9 नंबर का है और इसे हम लोग देखेंगे। कहता है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 90% जो है हिस्सा विश्व की कुल जनसंख्या का मैदानों में निवास करता है,
है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 10th नंबर का प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न भी है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो मैदान को जो है सभ्यता का पालना कहा जाता है ना, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला प्रश्न है, देखिए कहता है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और आप लोगों को इसका राइट आंसर जरूर मालूम होना चाहिए। 4 ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पर जो है अगर आप लोग चाहें तो अपना राइट आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो विशाख दत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरे नंबर का है। कहता है बिहार निम्न में से किसका महान धार्मिक केंद्र है। ठीक है, तो बिहार जो है यहाँ पर मुख्य रूप से सिख, जैन और बौद्ध, है ना, इन सभी धर्मों के लिए जो है एक महान धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए 3rd नंबर का है। कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था। ठीक है, तो मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम तांबा, है ना, प्रयुक्त में लाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पर। कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था। इसकी चर्चा जो है हमने आप लोगों से पहले भी किया है ना, तो इसलिए जो है आप लोग भी इसका राइट आंसर बताने का कोशिश करें, है ना। चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। कहता है गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लक्ष्मण सेन, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए कहता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है ना। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार वर्णित है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है और यह देखिए कहता है भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। ठीक है, अभी हमने जो है पिछले प्रश्न में डिस्कस किया इसके बारे में। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है संविधान के, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 8वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा देखिए कहता है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 12 से 35, है ना। हमारे संविधान के आर्टिकल को अगर आप देखोगे तो 12 से 35 में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और यह जो है आर्टिकल कुल मिलाकर 24 आर्टिकल हैं, 24 आर्टिकल हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 9वें नंबर का प्रश्न होने वाला है और यह देखिए कहता है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। मूल अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का है और यह कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है ना। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति के ही हाथों में शक्ति दी गई है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न देखिए कहता है सन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और अगर आप लोग भी इसे अटेम्प्ट करना चाहें तो इन ऑप्शन के आधार पर जो है आप लोग अपना राइट आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लोधी वंश को जो है परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने, है ना, सन 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दूसरे नंबर का है। कहता है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, वह किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा अगेन ऑप्शन बी, यानी कि रज्मनामा। ठीक है,
रज्मनामा, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था। यह भी प्रश्न आप लोगों से डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ना, तो इसका जो है राइट आंसर हमारा रज्मनामा होगा। ठीक है, उसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता था, है ना। चलिए अब जो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है तीसरे नंबर का, देखिए कहता है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर जिसे पूजा गृह भी कहा जाता था, है ना, उसका नाम क्या था। तो इसका जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि इबादत खाना, है ना। इबादत खाना जो है कहा जाता था अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, ठीक है, इबादत खाना। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 4 नंबर का, यहां पर देखिए कहता है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, है ना। इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, वो जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, है ना। और अभी अभी हमने जो है अपने पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया है कि अकबर के ही शासनकाल में जो है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, है ना, और उसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और ये देखिए कहता है बाबर मूल रूप से कहां का शासक था। ठीक है, तो बाबर जो है मूल रूप से फरगना का शासक था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर का है, देखिए कहता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, ठीक है, कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न जो है कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। कुल जो है 395 आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान में और 12 अनुसूचियां, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न होने वाला है हमारा 7 नंबर का, देखिए कहता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के आर्टिकल 1 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वें नंबर का है, देखिए कहता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इसका भी जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए और जैसा कि हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 9वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और ये देखिए कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहां पर आप लोगों से पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक के सिद्धांत से भी हम लोग उसे जानते हैं, है ना। तो उसका उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 36 से 51 यानी 36 से 51 में जो है किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का कहता है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए तो इसका भी जो है राइट आंसर मैं आप लोग बता दूं हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 51A। ठीक है, 51A में जो है 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है ना, यानी कि जिसे फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। अगला जो प्रश्न होने वाला है हमारा देखिए 11वें नंबर का है, और यह कहता है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। आपके स्क्रीन पर आप लोग भी इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, कमेंट में हमें अपना आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1% जो है जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का 12वें नंबर का प्रश्न है। देखिए कहता है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। तो भूगोल से संबंधित जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30 मिलियन वर्ष। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए
अब हम लोग अपने 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। तो इसका भी जो है राइट आंसर मैं आप लोग बता दूं हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्पस, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अल्पस जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 15वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए कहता है निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है ना। चलिए इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोग बता दूं हो जाएगा ऑप्शन डी। और हमने जो है अभी अपने 13 नंबर प्रश्न में आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना, कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर घुमाकर पूछ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमालय, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 16वें नंबर का है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोगों ने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए इसका राइट आंसर, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर 17वें नंबर का है, और यह देखिए कहता है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है, इतने सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी कह रहा है हमारा ऑप्शन घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी है हमारा केवल निर्यात। ऑप्शन डी है ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, ठीक है। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोग बता दूं हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए बंद अर्थव्यवस्था का जो है बेहतर एग्जाम्पल जो है ऑप्शन डी में निहित है, ठीक है। चलिए 18वें नंबर के प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे। कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को जो है समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था का जो है एग्जाम्पल हमने आप लोगों को अपने 17वें नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया है। चलिए अगला जो प्रश्न होने वाला है हमारा यहाँ पर देखिए 19 नंबर का है, 19 नंबर का है, और यह कहता है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि NSSO, है ना, जिसका पूर्ण रूप होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है NSSO का, ठीक है। और यही जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता है और प्रकाशित भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 20 नंबर का, और ये आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है भारत में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है देखिए कहता है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आप लोग अगर चाहें तो इन 4 ऑप्शन के आधार पर अपना राइट आंसर में कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया अभियान जो है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, और यह देखिए कहता है 15 जनवरी 2015 को RBI द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी, ठीक है। 15 जनवरी 2015 को, है ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7.75% जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न होने वाला है, और ये देखिए कहता है ऋग्वेद में किस जानवर को अगन्या घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है गाय को अगन्या घोषित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि 4th नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का हमारा। कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 167, है ना। 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है ना। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए कहता है जीरोफ्थाल्मिया, है ना, किसकी कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, जीरोफ्थाल्मिया। ठीक है, तो यह जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे तेज मेमोरी जो है कैश मेमोरी कहा जाता है ना, और इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है। और यह देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो विटामिन जो है हमारे शरीर में विटामिन बनता नहीं है ना, इसे हम लोग आउटसोर्स से अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि 8वें नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। चलिए देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, और आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन ए। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है, ठीक है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 9वें नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है ना, ऐसा संविधान जो लिखित में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा देश में ऐसा प्रावधान है, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जो है लिखित संविधान नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि 10वें नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और यह आखिरी प्रश्न भी है। कहता है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, है ना, किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो यह जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि जानकारी जो है और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।